हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है हम सफर भी तुम ही हो। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और जो साथ देता है वो बिना मतलब तो कतई नहीं। सविता के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके पति अभिजीत को कोरोना हुआ, अभिजीत सुबह समय पर उठा नहीं तो सविता को चिंता हुई। उसने अभिजीत को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखी। माथा तप रहा था। सविता घबरा उठी। अभिजीत को तेज बुखार था। 2 दिन से वो खांस भी रहा था। सविता ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दी थी, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अभिजीत को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सविता और अभिजीत की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में सविता की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वाले की हालत देखकर वो वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वो कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अभिजीत को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर और दवाइयाँ शुरू करो। हाँ माँ, वो तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबराना नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। सविता ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाइयाँ भी देती रही। इस बीच अभिजीत की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब सविता ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेले सविता पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह सविता खुद को बचाती हुई पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छे होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाइयां जोड़कर लिखी। वह दवाइयां लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वो नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वो क्या करेगी? परेशान सी वो अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। सविता ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ। आसपास तो
बिली नहीं, मेरे दोस्त ने बताया कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाइयाँ स्टॉक करके रखी है, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की सोच रहा था, पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा लेकर आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछती हुई सविता ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई, यही बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? सविता का चेहरा भी खिल उठा। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वो अपने भाई की देखभाल में लगा था और सविता पति के दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। सविता जब भी परेशान होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, सविता को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दोनों में दो अजनबी एक बंधन में बनते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अभिजीत का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, तभी प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी की लाइन में लगकर आखिरी वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन सविता ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफर नहीं तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है, बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत सा महसूस वो गमों के बीच भी मुस्कुराकर उठी थी। धीरे धीरे अभिजीत की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी, कई वेंटिलेटर खराब हो गए। बदहवास सी सविता ने प्रतीक को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो सविता जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे बधाइयाँ और फिर जल्दी ही सेफ्टी की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रूंधे गले से सविता इतने ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोग की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समस्या में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, केवल आपके जिसे 4 से 6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी, आज लगता है ऐसे आपके बिना रह नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नजर से सविता की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। सविता के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी।
वो सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानियों के समय भी कितना सुकून दे सकता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हों वो केवल प्रतीक के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह 2 से 3 दिन और गुजरे। अभिजीत की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह सविता को सूचना मिली कि उसके प्रतीक की मृत्यु हो गई। एक पल में सविता को लगा जैसे वो अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वो पति के शव को घर में नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने सविता को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। सविता के साथ वह शमशान तक गया, फिर सविता को उसके घर छोड़ने आया। सविता लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, अपने खाने पीने को लेकर लापरवाही रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाया। सविता के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर सविता को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। सविता को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सत्वाना देकर वो वापस लौट गया। 2-3 दिन बाद जब सविता थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फोन नंबर था। उसने फोन लगाया तो नंबर बंद आ रहा था। सविता घबरा उठी। वो प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। 2-3 घंटे वो लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वो रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वो उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगाया, मगर प्रतीक नहीं नजर आ रहा था। थक कर वो वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और वो सोचने लगी, अब क्या करे। तभी उसे वो नर्स नजर आई जो सविता की जान पहचान हो गई थी। सविता के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। सविता उससे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। सविता दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स से कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वो हो गया। पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वो खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वो तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वो। मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं उसकी अटेंडेंट के रूप में अपना नाम
लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, बताती हूँ तुझे। इसके बाद सविता पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाइयाँ लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वो पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू लेकर जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है ये लेकर हस्ताक्षर करना था। सविता कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वो क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वो खुद ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिन तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी करा दिया गया। इतने दिनों तक सविता ने भी अपने खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वो बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर लेकर आई। प्रतीक ने टोका तो सविता ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने तो फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसीलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर सविता, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तो तुम ना मेरे साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़ी ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। सविता ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन सविता ने जीवन भर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। सविता एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। सास ससुर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रतीक पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में सविता ने प्रतीक के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है सविता कि अब यह बात कहना फिजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता, कहकर प्रतीक ने सविता को गले से लगा लिया। अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।